अब ध्यान देना ज़रा, सुनिए, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 10.2। इसके सिर्फ 2 ही सवाल बाकी रह गए थे। पहले ना हम उन दोनों सवालों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल। एक बार ध्यान से देखना सब लोग। इस 18th क्वेश्चन में क्या लिखा है सुनो। एक्चुअल में ना इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ भी है। ये न्यू बुक में ना शायद इस सवाल में एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग है, लेकिन कोई नहीं, जो सवाल है हम उसके हिसाब से चलते हैं। सवाल में देखिए लिखा क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको लगे नोट करना है तो करना, वरना मत करना भाई, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। जो ट्रू नहीं है आपको वही बताना है। अब आप ज़रा गौर से सुने। देखिए, आप सबको याद होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। हम ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग AB + BC बराबर किसके होगा? AC वेक्टर के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AB वेक्टर, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे? BC वेक्टर। ये बराबर होगा किसके? दैट इज इक्वल टू AC वेक्टर। ऐसे ही तो होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बताऊँ तो आप इस AB वेक्टर को फिलहाल AB रहने दीजिए, BC वेक्टर को आप BC रहने दीजिए। ये जो AC वेक्टर है ये बराबर के इस साइड आ जाएगा, और आप इसे क्या लिख पाएंगे? AC वेक्टर इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। अब ज़रा चेक करना क्या ये किसी से मैच कर रहा है। देखना, AB + BC + CA, AB + BC - AC, AB + BC - AC, ये ऑप्शन सही है। AB + BC - AC ये भी सही है। ये गलती से दोनों सेम आ गए भाई, और यही इस सवाल में क्या है? मिस प्रिंटिंग। तो अब जो है मैं उसका जवाब बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो चलो दोनों ऑप्शन ठीक है, हमें पहचानना इसमें गलत कौन सा है। तो अब या तो A होगा या फिर कौन सा हो सकता है? D। चलो अब उसको भी देखते हैं, ध्यान से देखना। अब आप इसमें देखना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सवाल, ये जो हमने किया है, AB को मैं AB रहने देता हूँ, BC को एक काम करते रहने देते BC। आपको याद होगा मैंने कहा था आप AC को पलट के CA लिख सकते हो, बस ये वाला साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। अब चेक करना ये किससे मैच कर रहा है? AB + BC + CA बराबर 0, ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन A भी क्या है? सही आ रहा है। हमें वो ढूंढना है जो गलत है। अब लास्ट वाले को देखते हैं। इस लास्ट वाले के लिए आप इसी को उठाइए, AB की जगह पर क्या रहने देते हैं? AB वेक्टर। अच्छा, ये जो BC लिखा है क्या आप उससे पलट के CB वेक्टर लिख सकते हैं? लेकिन बस यहाँ पे साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। और बाकी का जो CA लिखा है उससे वैसे का वैसे रहने दीजिए जैसा ये है, और इक्वल टू में 0। तो ये रहा आपके पास आपका आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D। ये भी क्या आ गया? करेक्ट। इन्होंने बोला इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो भैया इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। समझ गए सब लोग ना? ये इस सवाल के हिसाब से। हालांकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पुरानी बुक में क्वेश्चन अलग है, इस वाली बुक में ये था। तो अगर आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो ठीक है, नहीं तो आप लॉजिकली समझ गए हैं तो ठीक है, फिर आप इसे खुद ही कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल। 1 मिनट रुकना सर। ठीक है, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। सुनना, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखी है और क्या गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। और भाई ज़रा ना ध्यान से देखना, इनमें भी ना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग का ही प्रॉब्लम है। लेकिन मिसप्रिंटिंग हो चाहे जो मर्जी हो, जो सवाल लिखा है, जो भी लिखा है, मैं इसी का जवाब बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सुनते रहना ध्यान से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सबसे पहले, ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो चाहे उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। इन्होंने बोला है इफ A and B आर 2 कॉलिनियर वेक्टर। भाई अगर A और B दोनों कॉलिनियर हैं तो हम तो ये जानते हैं ना, अगर A और B कॉलिनियर होते हैं तो A बराबर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा B। या फिर यूं कहिए कि आप क्या लिख सकते हो? B बराबर में लैम्डा A, यही तो लिख सकते हो कॉलिनियर होते हैं तो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन से गलत है। पहला, B = लैम्डा A, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, A = ± लैम्डा B, ये भी सही है। बता रहा हूँ क्यों। A बराबर B है और साथ में प्लस माइनस, इसका मतलब ज़रूर ये लैम्डा +1 या फिर क्या रहा होगा? -1। तो ये दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं? सेम, बस वहाँ लैम्डा है, नीचे क्या है? 1 2 जो भी है। C हम अभी बात करते हैं, पहले हम D के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब D में क्या लिखा है सुनिए। D ऑप्शन में
बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। कह रहा है दोनों वेक्टर जो हैं ए और बी, इनकी डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल सेम, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मगर मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट। अच्छा, इन्होंने बोला कि ए और बी कॉलिनियर है, तो ठीक है ना, अगर कॉलिनियर है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है और डायरेक्शन कैसी हो सकती है, सेम। बस डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब ये वेक्टर कैसे हो गए, कॉलिनियर। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब ये भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है सी पार्ट में, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमें वो ढूंढना है जो गलत है, यानी कि ए बी डी हमारा आंसर नहीं है, सी हो सकता है। चेक करते हैं इसको। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए और बी के जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। चलो पहले ना इस सेंस को ही पूरा समझ लेते हैं अच्छे से। सुनना, मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक वेक्टर है ए और मैंने इस वेक्टर को लिखा 3i कैप, प्लस में लिख दिया 2j कैप और प्लस में लिखा 1k कैप। दूसरा वेक्टर है बी और मैंने इस बी वेक्टर को ए के पैरेलल कोलिनियर बनाने के लिए 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आप इसी चीज को तो लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करके 6i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 2k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। आप जरा इसे नोटिस करें तो आपको ये पता लगेगा कि ए का पहला कंपोनेंट 3 और ये उसका डबल कितना हो गया 6, 2 और इसका डबल 4, 1 उसका डबल कितना हो गया 2। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बी के जो कंपोनेंट है वो ए के कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। ऐसा इसलिए क्योंकि बी जो है वो ए के कैसा है, पैरेलल। ठीक है ना, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? भाई ये प्रोपोर्शनल है, तभी तो सब में से 2 बाहर लेने पर आप इसे ऐसा लिख पाओगे, और अगर लिख पाए तब आप बोलोगे सर बी और ए एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। मान लीजिए 1 होता और यहाँ पे 7 लिखा होता, क्या तब आप बोल पाते प्रोपोर्शनल है? क्या तब आप कॉमन लेके लिख पाते b इज इक्वल टू 2a? नहीं लिख पाते। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है, कॉलिनियर है, तो इनके कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन सवाल में लिखा है the respective components of A and B are not proportional। ये कह रहे हैं कि कॉलिनियर होने के लिए प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, जबकि ये गलत है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारे लिए हमारा सही आंसर है, और ये ऑप्शन जो है वो कौन सा है, रॉन्ग है। इन्होंने बोला जो रॉन्ग है वो बताइए, तो भैया जो करेक्ट है वो 3 ये थे, जो रॉन्ग था वो ये वाला था, तो रॉन्ग वाला ही हमारा आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर एकदम सभी के लिए? तो भाई ये वाला पार्ट हुआ आपका खत्म। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। आप पहले हेडिंग लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब सब लोग ध्यान देना। तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए, अब हम ना वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। जिन बच्चों के पास साइंस है, फिजिक्स पढ़ी है, उन लोगों ने शायद 11वीं क्लास में पढ़ा हो। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरा काम है पढ़ाना। तो मैं एकदम ही स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, और ढंग से सुनेंगे तो सब कुछ बहुत स्मूथली कर पाएंगे। देखिए, वेक्टर की प्रोडक्ट ना 2 तरह की होती है भाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये पहली, और यहाँ पर लिख दूंगा दूसरा। एक प्रोडक्ट होती है जिसे हम एक नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। और एक और प्रोडक्ट होती है जिसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक कौन सा होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें एक वेक्टर इनटू दूसरा वेक्टर बराबर जो आंसर आता है वो वेक्टर नहीं आता, वो एक स्केलर आता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, वेक्टर इनटू वेक्टर इज अगेन अ न्यू वेक्टर, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, दोनों ही प्रोडक्ट है, तो अगर मान लो मुझे इसे लिखना हो तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर, फिर यहाँ लिख दिया बी वेक्टर, फिर यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ए वेक्टर और यहाँ भी लिख दिया बी वेक्टर। आपने दोनों को ही प्रोडक्ट लिखा तो पहचानोगे कैसे ये कौन सा वाला है वो कौन सा वाला है, इसलिए इनको अलग अलग तरह से डिनोट किया गया। इसके बीच में क्या डाल दिया गया, डॉट, और इसको दिखाने के लिए इसके बीच में एक क्रॉस का निशान डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि इसको डॉट से भी दिखाया जाता है, इसलिए इसी का एक दूसरा नाम और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। और ऐसे ही इसके अंदर क्रॉस से दिखाते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और होता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आप इस बात का ख्याल रखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों की 2 एक्सरसाइज और बाकी है,
और फिर लास्ट में आ जाएगी मिसक्लेनियस, उसमें तो मिक्स क्वेश्चन करने। एक एक्सरसाइज में आप ये वाली प्रोडक्ट पढ़ने वाले हो और अगले एक्सरसाइज में ये वाली प्रोडक्ट, और इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप सबसे पहले इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। हाँ, लिख लिया सभी ने? तो चलो हम सबसे पहला वाला प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर सब लोग इसे लिख चुके हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। हेडिंग लिख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एक मिनट रुकिए। चलिए अब बात सुनिएगा ध्यान से। देखो भाई, मान लीजिए आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज कर लीजिए एक वेक्टर ये रहा इस तरीके से, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर ये रहा इस तरह से, और मैंने इस वाले वेक्टर का नाम क्या रख दिया, बी वेक्टर। और मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब ना मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो आपको अगर डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और इनटू में होता है कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, आप लोगों को ये नहीं जानना। जिन बच्चों के पास साइंस है, फिजिक्स है, या अगर फिजिक्स ही पढ़ रहे होते तब इसको जानने का लॉजिक था भी, और वहाँ पर जब टीचर्स पढ़ाते तो वो बताते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। बस इस चीज़ का आपको एक ख्याल रखना होगा खास, कि आपका ये जो थीटा है ये कितना भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 से बड़ा और पाई यानी कि 180 से क्या होगा, छोटा। इसका मीनिंग आप समझिए। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया ए, और दूसरा वेक्टर ये रहा कौन सा, बी। मैं इसके बीच का एंगल क्या ले लेता हूँ, थीटा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 180 से कैसा है, छोटा। मान लो किसी ने ये वेक्टर ऐसा बना दिया बी, आप अभी भी यही लोगे क्योंकि ये 0 से बड़ा और 180 से कैसा है, छोटा। और मान लीजिए किसी ने ये वेक्टर ऐसा बना दिया बी, अब आप ये वाला एंगल नहीं लोगे क्योंकि ये 180 से बड़ा हो गया। अब आपको कौन सा एंगल लेना है, ये वाला जो 180 से छोटा है और 0 से कैसा है, बड़ा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, और इस तरह से हम ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए एक बार, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is given by, अब आप इसे लिख लीजिए, लिख लिया आपने।
अब अगर ये हो गया तो अब आप हेडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, और भैया ऑब्जर्वेशंस ही सब कुछ है, इसी से हम सारे सवाल करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, एक एक करके समझना। सबसे पहला नंबर 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जब आप a डॉट बी निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या आता है? a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये एक नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो ये पूरा ही क्या है? नंबर। इसका मतलब पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि a डॉट बी इज अ रियल नंबर। लिखिए नंबर 1, a डॉट बी इज अ रियल नंबर। नंबर 2 दूसरा, आपसे अगर कोई बोले a डॉट बी निकालिए या फिर आप b डॉट ए निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट कैसा आएगा? सेम, क्योंकि a डॉट बी का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और b डॉट ए का फॉर्मूला b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बात कैसी है? बिल्कुल सेम। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। आप इसे भी लिखिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए मैंने आपसे बोला ये एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b और एक वेक्टर है c। इन दोनों के बीच में आप प्लस डाल दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, फिर इससे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। या फिर आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, a को b से मल्टीप्लाई कर दे, ये रहा a डॉट b, और फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, ये रहा आपके पास a डॉट c, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो? ऐड। रिजल्ट कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम। आप इसे ऐसे समझ लो, a डॉट b प्लस a डॉट c, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। अब एक और ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, फोर्थ, ध्यान से देखना जरा इसको भी। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है a और मैंने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो आया मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? b से। या फिर आप ऐसा कर लो कि चलो पहले a और b को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसमें नंबर मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी ने लिखा 3a वेक्टर और फिर यहाँ लिख दिया डॉट बी वेक्टर, तो आप उसे चाहो तो लिख सकते हो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। आप इन्हें लिख लीजिए। हो गया तक? चलो भाई, अब आगे की बात सुनिए। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब हम आते हैं नंबर 5 पर, पांचवी प्रॉपर्टी। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक a और दूसरा वेक्टर b, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये आपका वेक्टर कौन सा वाला हो गया? a वेक्टर, और ये दूसरा वाला जो वेक्टर है ये आपके लिए कौन सा हो गया? b वेक्टर। दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर थीटा 0 हो गया और ऐसे में कहूँ कि मुझे इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो आप लिखेंगे a डॉट b बराबर में a मैग्नीट्यूड इंटू में b मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस, और थीटा कितना है? 0। सब जानते हैं कॉस 0 होता कितना है? 1। इट मीन्स a डॉट b बराबर में a मैग्नीट्यूड इंटू में b मैग्नीट्यूड और कॉस 0 1, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो बराबर होगी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? अब अगर ये हो गया तो अब हम आते हैं इसके आगे, नंबर 6, छठे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। इस बार a b के पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। इसका मतलब होता है a इज पैरेलल टू माइनस b, मतलब a आगे है और b उसका उल्टा है, यानी कि b को उल्टा करोगे तब दोनों एक दूसरे के कैसे हो रहे हैं? पैरेलल। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया कि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में दिस इज a
और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस इज बी। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। देखना जरा, मान लो ये एक वेक्टर था ए इस तरफ और ये दूसरा वेक्टर था इस तरफ, आपसे पूछो इनके बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे जीरो तो नहीं है सर, 30-40 के आसपास होगा, 30-45। अगर मैं बी को ऐसा बना देता तो एंगल कितना होता 90। अगर मैं बी को यू घुमा दूं तो आप बोलोगे सर अब एंगल कितना होगा 180। तो जब उल्टी डायरेक्शन होती है ना अपोजिट, तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि अगर थीटा 180 है मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। अब मैं कहूं इनकी प्रोडक्ट निकालिए डॉट वाली, तो आप लिखेंगे ए डॉट बी बराबर में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस, और थीटा इज 180 और कॉस 180 इज -1। तो आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी मैग्नीट्यूड और कॉस 180 इज -1। इट मीन्स कि हमारा आंसर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दिस इज द रिजल्ट। यानी कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तब उनकी डॉट प्रोडक्ट ना उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के नेगेटिव के इक्वल आएगी। इसे लिखिए आप, इनको याद नहीं रखना भाई, बस सुनते जाओ समझते जाओ। सवाल करते वक्त आपको मैं बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना, और वो भी ध्यान तुम्हें रखना ही नहीं है, मैं खुद, मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम सुनते चले जाओ जो जो मैं बता रहा हूं। अब अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो अब हम एक और प्रॉपर्टी, एक और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। करें स्टार्ट नेक्स्ट। तो सुनना ध्यान से, अगला नंबर 7। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर कौन सा है ए और दूसरा भी वही वेक्टर है, फिर से कौन सा ए, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0। भाई सेम वेक्टर है तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे। अब मैं ऐसे में कहूं कि मुझे इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो आप बोलोगे सर आप इसे लिख दो ए डॉट ए। तो ए डॉट ए को आप लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आप इसे अगर चाहें तो लिख सकते हैं ए डॉट ए एज इट इज, और ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इज ए का स्क्वायर, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, और ये चीज़ एज इट इज। अब आप ये फॉर्मूला देखना, और ये ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कई सारे सवाल करने में मदद करेगा। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है जो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट। मतलब यहाँ दोनों वेक्टर है, मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होता है स्क्वायर। और ये कई सवालों में यूज होगा, काम में आएगा। आप इसे लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आगे कर लिया। अब आते हैं 8वीं प्रॉपर्टी, नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, पहला ए और दूसरा बी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप एक वेक्टर ऐसे बना लीजिए, दिस इज ए, और दूसरा वेक्टर ऐसे बना लीजिए, दिस इज बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। अब ऐसे में मैं कहूं कि मुझे इनकी भी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में ए मैग्नीट्यूड इंटू में बी मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा कितना है 90, और कॉस 90 0। तो आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर में 0, यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो 0 होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई।
लिख लिया सभी ने? अब सुनो, ध्यान से देखना भाई, सुनो, ध्यान देना सब लोग। अच्छा मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है a इंटू बी और इसका आंसर है 10। दो नंबर है a और b और आंसर आ रहा है 10। बताओगे a और b में से कौन जीरो होगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर जीरो नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसमें से ये 1 हटा दूं, अब बताना कौन जीरो होगा? हाँ, या तो a या फिर b या फिर दोनों। ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो, ऐसा वेक्टर्स में नहीं होता। इसका क्या मतलब है? सुनो, अगर कभी भी, मैं नोट में इस बात को लिख रहा हूं और ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज में भी मिलेगा, सवाल में भी दिख सकता है और असर्शन रीजनिंग में तो पूछा जाने वाला बड़ा कॉमन सा सवाल बन सकता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों से मैं कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों की ही डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितनी दे रखी है? जीरो। तो जब भी जीरो डॉट प्रोडक्ट दिखती है तो कई बार बच्चे सोचते हैं अरे a डॉट बी जीरो है, इसका मतलब या तो a जीरो होगा या फिर वो ये सोचते हैं कि कौन जीरो होगा? b जीरो होगा। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है a जीरो हो तभी भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, हो सकता है b जीरो तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि a और b में से कोई भी जीरो ना हो, दोनों एक दूसरे के कैसे हो? बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसलिए याद रखना, कभी भी ऐसा, हमारी बुक में सवाल है, मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा भी आपको, कि a डॉट बी जीरो होने का मतलब क्या ये जरूरी है कि a और b दोनों में से कोई एक जीरो ही होगा? अगर हाँ या ना, उस बात को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तब मैं आपको ऐसे दो एग्जांपल दूंगा वेक्टर्स के जो जीरो नहीं होंगे लेकिन उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी? जीरो। और ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो मल्टीप्लाई में बोलते हैं ना सर a इंटू बी जीरो है, तो या तो a जीरो होगा या फिर b या फिर दोनों। लेकिन इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जीरो होगा, हो सकता है a जीरो हो सकता है b जीरो हो और हो सकता है कोई भी जीरो ना हो, दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर। तो ये बात नोट में लिख लीजिए। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई ना? अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट पर। चलें आगे? लिख लिया सभी ने यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ सुनना। अब हम यहाँ से 9th ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। नंबर 9 देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ही या उससे पहले भी बात की थी कि 3 एक्सिस हैं हमारे पास। एक ही एक्स एक्सिस, और मान लीजिए एक एक्सिस ये रही और दूसरी एक्सिस ये रही। मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी है? जेड एक्सिस। और यहाँ पर आपके पास क्या है? ओरिजिन। और सभी डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर होता है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दैट इज, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप। और हमें पता है तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए तीनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। और साथ में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आई परपेंडिकुलर टू जे परपेंडिकुलर टू के। अब मैं जरा इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा क्या है ये प्रॉपर्टी। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज आई डॉट आई, तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने ये पढ़ाया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट ए क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो उस हिसाब से तो मैं आई डॉट आई को क्या लिख सकता हूं पता है? आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आई तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो आई डॉट आई कितना आ गया? 1। तो खाली इतना ही थोड़े ना, आप ये लिखोगे कि आई डॉट आई निकालो या फिर जे डॉट जे निकालो या फिर के डॉट के निकालो, तीनों का ही रिजल्ट कितना आएगा? 1। यानी कि तीनों ही हमेशा 1 के बराबर होंगे। और ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 तो हो गई। अब एक और यहाँ पे बताता हूँ 10। आपने अभी पढ़ा दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0। तो उस हिसाब से तो आप बोलोगे सर आई जो है वो परपेंडिकुलर है जे के और परपेंडिकुलर है के। इट मीन्स कि अगर कोई आई डॉट जे निकाल दे या फिर जे डॉट के निकाले या फिर के डॉट आई निकाले, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए जब भी इन तीनों की प्रोडक्ट आएगी आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 0। तो इसे ऐसे याद रखो, सेम सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज 0। लिख लीजिए इन सबको।
हो गया यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हमने ना ये 10 प्रॉपर्टीज की बात कर ली। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम सवालों पर आ जाएंगे। चलें आगे, करें स्टार्ट। अब मान लीजिए आप लोगों को 2 वेक्टर्स दे दिए जाए और कहा जाए इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा एक वेक्टर ए, और ये जो ए वेक्टर है इसे मैंने लिख दिया a1 i कैप, प्लस में इसे लिख दिया a2 j कैप, और इसे मैंने लिख दिया a3 k कैप। इस तरह से पहला वेक्टर। और दूसरा जो वेक्टर है उसे मैंने लिख दिया b वेक्टर इज इक्वल टू में b1 i कैप, प्लस में b2 j कैप, और फिर प्लस में b3 k कैप। मैंने इस तरह से लिख दिया a वेक्टर और b वेक्टर। अब ना मुझे इनकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया a वेक्टर और डॉट में b वेक्टर। a वेक्टर को लिखोगे तो लिखोगे a1 i कैप, प्लस में इसे लिखेंगे a2 j कैप, फिर प्लस में लिखेंगे a3 k कैप और डॉट एज इट इज। इसी तरह से b वेक्टर को लिखेंगे b1 i कैप, प्लस में आ जाएगा b2 j कैप, और फिर प्लस में b3 k कैप एज इट इज। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा सब लोग। सुनो, मैंने यहाँ पर लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a1 i कैप को b1 i कैप से मल्टीप्लाई किया तो a1 इंटू में क्या आ गया b1, फिर ये रहा i कैप और डॉट में i कैप। अच्छा अभी तो बताया था i डॉट i 1 होता है, तो फिर वो 1 लिखेंगे तो 1 से सब कुछ कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर वापस क्या आएगा a1 b1। फिर अगला बीच में डालते हैं प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो करिए मल्टीप्लाई, a1 i कैप b2 j कैप। तो ये रहा आपके पास a1, ये रहा b2, यहाँ i डॉट j। अभी बताया था डिफरेंट वालों की डॉट प्रोडक्ट, तो इसको छोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा। बताओगे इसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, क्योंकि वो डिफरेंट है, तो आप फिर से इसको भी मत लिखो। इसकी मल्टीप्लाई तीनों से हो गई। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 आएगा, तो छोड़ देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, a2 b2। और बताओगे क्या आएगा a3 b3। तो इससे ना एक बात पता चल गई कि जब भी 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है ना, तो सबको मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं खराब करना। i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j से मल्टीप्लाई करो, और k वाले को k से, क्योंकि बाकी मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या बनने वाले हैं 0। और इस तरह से हम 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? अब चलिए भाई एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखना। अब ना ये काम खत्म हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। एक टॉपिक है जो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब सुनो भाई, मैं आप लोगों को जैसे जैसे सवाल करा रहा हूँ और जैसे जैसे सिखा रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे चलिए, आप भी वैसा ही चलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे ना, तो आप लोगों को आगे ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान पड़ेंगी। मैं ना आपको जो 3D वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसमें वेक्टर का फुल यूज़ करने वाला हूँ, पूरे का पूरा। और आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते जाइए, आपको जितना मैंने पढ़ाया बस आपको सुनना है, समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल याद करके आना, जो भी उसमें याद रखने वाला है, याद करने वाला काम है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने आप ही आपको याद कराऊंगा, बस जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। ये बुक का नहीं है, अलग से एक बेसिक सा सवाल है, सुनो। मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इफ़, मान लीजिए अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और वो हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 1 k कैप,
और एक दूसरा वेक्टर है एंड, दूसरा वेक्टर है कौन सा, बी, वो आपके पास दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर लिखा गया है फाइंड a डॉट बी, आपको इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें a डॉट बी निकालना था, तो आप लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। व्हाट इज योर a? a इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, और डॉट में b वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और ब्रैकेट क्लोज। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए i वाले को i से, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 4 इज 8, 1 इंटू 2 इज 2, तो 8 और यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 2 10 और 9 कितना हो गया 19। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, आप इसे लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। लिख लिया सभी ने इसको? तो अब ये दिख क्या होगा कि ये बड़ा सिंपल सा आसान सा सवाल है। अब एक और सवाल पर आ रहे हैं, और अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो हमारी एनसीईआरटी का है भाई, ठीक है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13वां एग्जाम्पल। अरे 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 क्या हो गया भाई, सब ठीक है? इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, गौर से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। अच्छा पहले ही बोल दिया, दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर ये रहा a और दूसरा वेक्टर ये रहा b, और आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है, विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और इनका मैग्नीट्यूड 1 और 2 है, मतलब a का मैग्नीट्यूड है 1 और जो b है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, इनके बीच का एंगल थीटा निकालना है रेस्पेक्टिवली, एंड व्हेन a डॉट b इज 1, और इनकी डॉट प्रोडक्ट आपको कितनी दे रखी है 1। अब आपको इनका एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको। आप लोगों को मैंने सिखाया कि a डॉट b यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला होता है a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा। अगर मैं बोलूँ a डॉट b कितना होता है तो 1, a का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 1, b का मैग्नीट्यूड 2 और इंटू में कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दी, तो सीधा आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू में 2 कॉस थीटा। इट मीन्स कि कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1/2, और कॉस थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा 60 हो। 60 मतलब कितना, π/3। ये रहा आपका आंसर, एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए सबने इसको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब सुनना ध्यान से, लिख लिया ना सब, हो गया। अगला एक सवाल देखिए 13 के बाद, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14th क्वेश्चन है। अब ये 14th क्वेश्चन देखना ध्यान से, कितना सिंपल सा सवाल है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं।
फाइंड एंगल थीटा, फिर से आपको एंगल ही निकालना है थीटा, बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। इस बार ए और बी वेक्टर दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा। तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा जो वेक्टर है वो है बी, वो आपको क्या दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, इनका एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में। तो वही फॉर्मूला यूज कीजिए जो हमने सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए मैग्नीट्यूड इंटू में बी मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस ऑफ थीटा। अब हम एक काम करते हैं, ए की जगह ए को रख देते हैं, सिंपल, ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह बी। आप इसे लिखेंगे आई प्लस जे माइनस के डॉट बी की जगह बी आई माइनस जे और प्लस के, फिर एज इट इज। अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना आता है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पे भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर से 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस। फिर इसका भी मैग्नीट्यूड लिखोगे तो रूट में 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर और फिर से 1 स्क्वायर और फिर इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाने के बाद आप इसके आगे अगर चलें तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई 1, जे को जे से मल्टीप्लाई किया, जे डॉट जे 1, के को के से मल्टीप्लाई किया, के डॉट के 1। अच्छा ये रूट 3 ये रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। आप यहाँ 1 और -1 कैंसिल कर दीजिए, तो -1 बराबर में आ जाएगा 3 कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 1/3, और अगर कॉस थीटा -1/3 है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 एंड दिस इज योर थीटा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब आप क्वेश्चन नंबर 14, तो बात समझ में आ गई सभी लोगों को, क्लियर एकदम। अच्छा चलिए अब आगे एक चीज़ देखना ध्यान से, ये हो गया ना। अब मेरी बात सुनो, ये वाला सवाल ना आप खुद घर पे ट्राई करेंगे, है बहुत आसान, हालांकि मैं डिस्कस करूंगा लेकिन मैंने शाम वाले बैच में भी यही किया था, ये मैंने बच्चों को दे दिया था कि आप करना, मैं पढ़ के एक बारी बता रहा हूँ। 15th में इफ़ ए इज़ दिस, ए आपके पास एक वेक्टर है, एंड बी इज़ दिस, बी आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, देन शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी एम ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो भाई पहले ना आपको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे a और b जोड़ के, फिर a माइनस बी निकालना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। शो करना दोनों परपेंडिकुलर है, कोई बताएगा क्या करें, क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो इन्होंने भी a प्लस बी निकाला, a माइनस बी निकाला और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और आंसर कितना आ गया 0। और यहाँ पर बता दिया, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर, कर लेंगे आप इसे। तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस बता देता हूं, हालांकि ज़्यादा होमवर्क नहीं है, बाकी आप घर पे एक बारी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में एंगल्स निकालने, तो ये दोनों आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ये तीनों ही यूनिट वेक्टर है, ये शो करना है, तो भैया इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अच्छा आप एक को a मान लो, एक को b और एक को क्या मान लो c। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी शो कीजिए कि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब a डॉट बी निकालो, क्या आना चाहिए 0, b डॉट सी भी कितना आएगा 0 और a डॉट सी भी कितना आएगा 0। और अगर ऐसे आप सब 0 0 दिखा पाए तो इसका मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चंस आप घर पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा आप सिर्फ उतना ही कीजिएगा, बाकी वैसे अगर किसी को पहले से आता है, जिसके पास साइंस है, फिजिक्स पढ़ रखी है, तो वो थोड़ा आगे तक जाके कर सकते हैं, वरना कोई मतलब नहीं बनता। मैं जब ढंग से सिखाऊंगा तभी करने में बेटर रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की चीज़ें फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं तक।